हाँ जी, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले के हम लोगों ने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पहले। पहला था विसरण और दूसरा था पारगम्यता। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार इनको देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हिंट हमें कवर हो जाएगा। और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगला, परासरण या ऑस्मोसिस, ये टॉपिक कहीं ना कहीं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक इजीली, ये वाला टॉपिक इजीली समझ में आने वाला है। विसरण हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में हो, उनके जो अणु होंगे वो लगातार गतिज ऊर्जा में होते हैं, गतिज मोशन में होते हैं। ठीक है, और अपनी अधिक सांद्रता से, जहां पर उनकी सांद्रता ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वो उस जगह पर जाने का प्रयास करते हैं जहां पर उनकी संख्या बिल्कुल कम होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि पदार्थ के जो अणु होंगे वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर रेगुलरली मोशन करेंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? विसरण। तो स्मेल, अगरबत्ती जलाने पर पूरे घर में स्मेल का फैलना, इत्र का एक जगह लगाने पर पूरे घर में फैलना, ये सब एग्जाम्पल जो हैं वो सारे के सारे किसके हैं? विसरण के हैं। हमने पारगम्यता में बात की थी, तो पारगम्यता में क्या आएगा कि जो कोशिका होती है वो कोशिका अपने अंदर कुछ पदार्थों को आने देगी या नहीं आने देती है, वो चीज कहलाती है पारगम्यता। अब जो चीजें आ रही हैं उनमें विलायक हो सकता है या विलेय हो सकते हैं। ठीक है, ये अंदर जो चीजें आने वाली होती हैं, अब इन चीजों में से कौन कौन सी चीजें अंदर आएंगी और कौन कौन सी चीजों को इग्नोर किया जाएगा, उस आधार पर हम लोगों ने 3 प्रकार की झिल्लियां पढ़ी थी। ठीक है, अर्धपारगम्य, अपारगम्य और विभेदात्मक या चयनात्मक झिल्ली। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं परासरण के बारे में। देखिए, यहां पर इस चीज को समझने से पहले एक बात दिमाग में होना जरूरी है कि परासरण जो है वो एक प्रकार से विसरणी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो एक बात दिमाग में ध्यान रखनी है कि जो परासरण है वो एक प्रकार से क्या है? विसरण ही है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग बनाएं तो क्या होगा? जब अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक, जब अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दो विलयनों को रखा जाता है तो विलायक के अणु, यहां पर विलायक क्या है? विलायक कहें या जल कहें, है ना, ये दोनों बातें एक ही हैं। विलायक या जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाती है। अब इस डेफिनेशन में और इससे पहले का जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्या है? परासरण और विसरण में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस किस चीज का है? इस टॉपिक का। अर्धपारगम्य झिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, और किसकी बात कर रहे हैं? विलायक या जल के अणुओं की बात कर रहे हैं। बाकी पूरी चीज वो की वही है जो हमने विसरण में पढ़ी थी।
जैसे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पदार्थ के जो अणु होते हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो आवागमन होगा, इनके बीच में कोई भी बॉडेंशन नहीं होता है या कोई भी झिल्ली नहीं होती है कि उसमें से होकर के ये दूसरे माध्यम में जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो धुआं जहां पर वो ज्यादा होगा वहां से उस स्मेल के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो पूरे घर में फैल जाते हैं, लेकिन उस धुएं के और घर के मध्य में कोई भी झिल्ली नहीं है, वो वातावरण में घूम फिर रहे हैं, यानी कि उनमें गतिज ऊर्जा, इसलिए वो मुक्त अवस्था में घूम रहे हैं। लेकिन यहां पर चीज क्या हो रही है परासरण के अंदर कि जब अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक दो विलयनों को हम लोग रखते हैं, अलग अलग सांद्रता के होना जरूरी है, ये बात हमें ध्यान रखना है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक दो अलग अलग सांद्रता के विलयनों को रखा जाता है, तो जो विलायक के अणु होंगे, जल के अणु होते हैं, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने का प्रयास करते हैं, और जब तक जाते जाएंगे जब तक कि दोनों माध्यम में विलायक या जल के अणुओं की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती, बैलेंस नहीं बन जाता, जब तक ये प्रोसेस होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब इस डेफिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझना है हमें? देखिए, यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, थिसिल कीप वाला एग्जाम्पल। उदाहरण आएगा इसका थिसिल कीप का उदाहरण इसमें लिया जाता है, जिससे आप लोग परासरण को आसानी से समझ सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, एक एग्जाम्पल बहुत सारी बार आता है कि आलू का परासरण मापी, आप लोगों ने प्रैक्टिकल वगैरह में किए होंगे कि आलू का परासरण मापी होता है, उसको अलग अलग सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है, तो हम लोग उस आलू के अंदर जो लिक्विड भरते हैं या जो सांद्रता का विलयन भरते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उसके लेवल में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये कौन सी प्रोसेस है? परासरण की प्रक्रिया है। आज बात समझ में? अब इस डेफिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं, जिससे डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल का नाम क्या है? थिसिल कीप एग्जाम्पल। हम लोग थिसिल कीप की सहायता से इस एग्जाम्पल को क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। थिसिल कीप क्या है? ये एक प्रकार की कांच की नली होती है जो कि ऊपर से सक्रिय, दोनों मुंह उसके खुले हुए होंगे और नीचे से ये थोड़ी गोलाकार होगी, ठीक है। दोनों उसके खुले हुए रहते हैं। अब हमें क्या करना है? कीप नुमा संरचना होती है, एक तरह से कीप जैसी होती है, लेकिन थिसिल कीप इसको नाम दिया गया है। अब क्या करना है? हमें एक पार्चमेंट झिल्ली लेनी है या पार्चमेंट पेपर लेना है। पार्चमेंट पेपर, ये जो पेपर होगा ये किस तरह से काम करेगा? ये एक तरह से अर्ध पारगम्य झिल्ली, यह कोशिका झिल्ली के रूप में कार्य करता है। कोशिका झिल्ली के रूप में कार्य करता है। देखो यहां पर हम लोग इस एग्जांपल में पार्चमेंट पेपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है परासरण की प्रक्रिया, ये कोशिकाओं में होती है, और कोशिकाओं के बाहर क्या चीज पाई जाती है? एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। हम लोग उस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करने के लिए यहाँ पर हम कोशिका झिल्ली का प्रयोग तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पार्चमेंट पेपर लेना पड़ेगा, जो एक प्रकार से किसके समान होता है? कोशिका झिल्ली के समान ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जहां पर इसका चौड़ा सिरा होगा वहां पर ये पार्चमेंट पेपर इसके यहाँ पर लगा दिया जाता है, ठीक है। इस पार्चमेंट पेपर को यहाँ पर इसके मुंह को क्या कर देंगे? हम बंद कर देते हैं, यानी कि नीचे का जो एरिया होगा उस पर पार्चमेंट झिल्ली को लगा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? और इसके अंदर ऊपर की सिरे से हम लोग क्या करते हैं? गाढ़ा घोल चीनी का भर देते हैं। मान लीजिए कि ये इस तरह उसका यहां तक हमने चीनी का गाढ़ा घोल भर दिया, ठीक है। और इस थिसिल कीप को हम एक ऐसे पात्र में रखते हैं जिसमें शुद्ध जल भरा हो, ठीक है। शुद्ध जल भरे हुए एक विलयन में हम लोगों ने इस पात्र में इसको उल्टा रख दिया, ठीक है।
अब कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे कि क्या होगा कि ये जो थिसिल कीप का जो लेवल था, शर्करा का या चीनी के गाढ़े घोल का जो लेवल था, ये क्या होता है, ऊपर की ओर थोड़ा सा सरक जाता है या ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो ये लेवल जो पहले यहां पे था, अब ये कहां आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये चीज क्या है, ये चीज कहलाती है परासरण। अब इस घटना में क्या हुआ, हम लोग उस डेफिनेशन को यहां पर अप्लाई करते हैं। हमने परासरण की परिभाषा क्या लिखी थी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम्य झिल्ली एक तरह से कि अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दो अलग अलग सांद्रता वाले, अब इसकी सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता क्या है, गाढ़ी है, यानी कि थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, तो इसकी सांद्रता थोड़ी ज्यादा है, और बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता बिल्कुल पतली है, बिल्कुल कम है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दो अलग अलग, पहला ये और दूसरा ये, दो अलग अलग विलयनों को रखा जाता है। तो विलायक के अणु, अब विलायक यानी कि हम जल के अणुओं की बात करेंगे परासरण के अंदर, विलय की बात नहीं कर रहे, विलायक के अणुओं की बात कर रहे हैं। अब एक तरफ साफ पानी है और एक तरफ चाशनी का गाढ़ा घोल है। अब दोनों में से किसमें जल की मात्रा ज्यादा है, जहां पर शुद्ध पानी होगा उसी में जल की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि गाढ़ा घोल कब बना चाशनी का, जब हमने पानी को पूरी तरह से उसमें गर्म करके हटा दिया, तब जाके वो गाढ़ा घोल में कन्वर्ट हुआ है। तो उसमें पानी की मात्रा कम है, सांद्रता कम है, और जहां पर शुद्ध जल है उसमें सांद्रता ज्यादा है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को रखा जाता है। तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते रहते हैं, और यही प्रक्रिया कहलाती है परासरण। तो विलायक के अणु कहां पर ज्यादा हैं, इसके अंदर जल हमने भरा हुआ है यहाँ पर, तो विलायक के अणु यहाँ पर ज्यादा है। तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से, यहाँ पर जल के अणु की सांद्रता ज्यादा है, जल के अणु ज्यादा है, तो यहाँ से जो विलायक के अणु होंगे वो कहाँ जाना शुरू कर देंगे, इस दूसरे विलयन में या घोल में जाना शुरू कर देंगे। लेकिन किसके थ्रू जा रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू जा रहे हैं, जो हम पार्चमेंट पेपर नाम दे रहे हैं। ठीक है, इस पार्चमेंट पेपर से ये अंदर की ओर जाते हैं, और तब तक जाते रहेंगे, तब तक जाते रहेंगे जब तक कि अंदर में और बाहर के विलयन में विलायक के अणुओं की समानता समान नहीं हो जा रही, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। और जब तक जल के अणु अंदर जाएंगे तो क्या होगा, निश्चित इसका जो लेवल होगा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जल के अणु अंदर आ रहे हैं, तो लेवल क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर हम उल्टा कर दें, थोड़ा सा हम इस चीज को उल्टा कर दें, उल्टा कैसे करना है कि इसके अंदर जो हमने चाशनी का घोल भरा था, यहाँ पर जो पहले हमने चाशनी भरी थी, इस जगह अब हम लोग भर देते हैं क्या, शुद्ध जल। ठीक है, और इस पात्र में जो हमने पहले जल भरा था, इसकी जगह हम लोग भर देते हैं क्या, चाशनी। तो अब रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। उल्टी क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो बाहर चाशनी का घोल है, इसमें विलायक के अणु बिल्कुल कम है, जल के अणु बिल्कुल कम है, लेकिन ये जो थिसिल कीप है इसके अंदर जल की मात्रा या विलायक की मात्रा ज्यादा है। तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये जब तक जाएंगे जब तक कि बाहर और अंदर का लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो ये जो लेवल होगा, पहले की प्रयोग में तो ये ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन अब के प्रयोग में क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाता है या नीचे डाउन की तरफ चला जाता है। बात समझ में आ रही है। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल कि परासरण को थिसिल कीप द्वारा समझाइए, तो आपको ये वाला एग्जाम्पल वहां पर समझाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें इस टॉपिक को हम लोग वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। परासरण क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से, वर्ड्स पर ध्यान देना और टॉपिकों में समझना है, ज्यादा रटना नहीं है, कि अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को रखा जाता है। तो विलायक के अणु यानी कि जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू कर देते हैं। किसमें से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होगी उसमें से होकर के विलायक के अणु दूसरे विलयन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों जो विलयन आप लोग ले रहे हैं वो अलग अलग सांद्रता के हों। अगर दोनों में आपने शुद्ध जल भर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि इधर भी सांद्रता वही है जो इधर है विलायक के अणुओं की, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह से आपने अर्धपारगम्य झिल्ली के इधर और इधर दोनों तरफ एक ही प्रकार की चाशनी भर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने वर्ड में लिखा है कि अलग अलग सांद्रता वाले होना चाहिए। बात समझ में आ रही है।
तो तब जाकर के ये प्रोसेस होगी। और थिस्सलकीप का एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया। थिस्सलकीप क्या होती है? एक नलीनुमा संरचना होती है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचले भाग सकरा होता है, दोनों मुंह उसके खुले हुए होते हैं। थिस्सलकीप को हम उल्टा करते हैं और नीचे की तरफ पार्चमेंट पेपर लगा देते हैं, ठीक है, जो कि एक झिल्ली के रूप में काम करेगा। और इसके अंदर क्या करते हैं? हम चाशनी का गाढ़ा घोल भर देते हैं और इसको चिन्हित कर देते हैं, इसका लेवल चिन्हित कर देंगे। उसके बाद एक पात्र होता है, बीकर होता है, उसमें जल भरा होगा और इस थिस्सलकीप को ऐसे उल्टा रूप में इसको अंदर डुबो देते हैं। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो लेवल होगा वो ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर क्यों चढ़ा? क्योंकि परासरण प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है कि जो बाहर विलायक के अणु ज्यादा हैं, विलायक की संख्या ज्यादा होती है और चाशनी के अंदर पानी की मात्रा या विलायक के अणु की संख्या क्या है? कम है। तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आते हैं। किसमें से होकर के? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के। तब जाकर ये परासरण प्रोसेस क्लियर होती है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हम लोग बात करें कि परासरण होता कितने प्रकार से है। तो परासरण जो होगा, परासरण के प्रकार, परासरण दो प्रकार से होता है। पहला होता है अंतः परासरण और दूसरा होगा बाह्य परासरण। अंतः परासरण और बाह्य परासरण को समझने से पहले हमें दो प्रकार के विलयनों के बारे में समझना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? पहला तो होता है अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। और दूसरा कौन सा होगा? अति परासरी विलयन। देखिए, ये जो परासरण है, विसरण है, पारगम्यता है, ये जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चाहे हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी तरह से समझें, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? हम लोग कोशिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं। क्योंकि पादप जल संबंध हमें समझना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें कोशिका के प्रारूप के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कोशिका किस तरह से बिहेवियर करती है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती हैं। तो हम लोग वो घटनाएं पढ़ रहे हैं। विसरण पढ़ लिया, पारगम्यता पढ़ लिया, परासरण के बारे में बात कर रहे हैं। परासरण का टॉपिक क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके दो प्रकार के बारे में कि अंतः परासरण क्या होता है, बाह्य परासरण क्या होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें दो प्रकार के विलयन पढ़ने पड़ेंगे इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले। अल्प परासरी विलयन क्या होता है और अति परासरी विलयन क्या होता है? देखिए, कोई भी कोशिका, ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य बिल्कुल पतला भी नहीं होता और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं होता, यानी कि मध्यम अवस्था में रहता है ना। बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह भी नहीं है और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं है, चाशनी की तरह भी नहीं है, मिश्रित अवस्था में रहता है, यानी कि विलायक और विलेय के अणु संतुलित अवस्था में रहेंगे। अब स्थिति क्या होगी? अल्प परासरी विलयन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से आएगी कि वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस या जीव द्रव्य की सांद्रता से कम होती है, वो विलयन कौन सा कहलाएगा? अल्प परासरी विलयन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पात्र है, इस पात्र में हमने कोई विलयन भर दिया, यह भरा हुआ है, ये विलयन है। अब इस विलयन को कंपैरिजन कर रहे हैं या हम लोग तुलना कर रहे हैं किसके संदर्भ में? इस कोशिका के जीव द्रव्य या कोशिका रस के संदर्भ में, ठीक है। तो अल्प परासरी विलयन, अब ये विलयन जो है वो अति परासरी है या अल्प परासरी है? डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका रस या जीव द्रव्य की सांद्रता से कम हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए और विलयन की सांद्रता कम होनी चाहिए, तब जाके वो विलयन क्या कहलाएगा? अल्प परासरी विलयन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन कैसे आएगी अल्प परासरी विलयन की? वह विलयन जिसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, गाढ़ापन, सांद्रता का मतलब भी होता है गाढ़ापन, वो कितना गाढ़ा हो सकता है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। जिसकी सांद्रता कोशिका रस या जीव द्रव्य से कम होती है,
मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा है और विलयन की सांद्रता कम है। अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा निकलेगी और विलयन की कम निकलेगी, तब जाके वो विलयन अल्प पराश्रयी कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसका उल्टा कर दें, मान लो कि इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है और इसकी कम है, तो फिर वो विलयन क्या कहलाएगा? अति पराश्रयी विलयन, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा सांद्रता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेकंड वाले की? अति पराश्रयी विलयन। डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस या जीव द्रव्य से ज्यादा होती है। कौन सा विलयन कहलाएगा? अति पराश्रयी विलयन कहलाएगा। अब इस टॉपिक को वापस हम लोग क्लियर कर लेते हैं दोनों को। कोई विलयन है, अब वो अति पराश्रयी है या अल्प पराश्रयी है, ये चीज हमें क्लियर करनी है। ठीक है, तो कोशिका के कोशिका रस या जीव द्रव्य के संदर्भ में कंपैरिजन करना है हमें। तो मान लीजिए कोई कोशिका है ना, उस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है वो थोड़ा गाढ़ा है और जो हमने विलयन लिया है जो भरा हुआ है पात्र में वो थोड़ा सा पतला है। तो गाढ़ा कौन सा हुआ? कोशिका का रस हो गया, और पतला कौन सा हुआ? उस पात्र का पानी हो गया, या जो भी लिक्विड उसमें भरा हुआ है वो कम है। तो हम क्या कहेंगे इसे? ये जो विलयन है ये कोशिका रस की तुलना में क्या है? कम पराश्रयी है या कम गाढ़ा है, तो ये अल्प पराश्रयी विलयन कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि वह विलयन, दूसरा जो विलयन है वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से कम हो, यानी कि कोशिका रस की ज्यादा हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी, तो अल्प पराश्रयी विलयन कहलाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर उसकी सांद्रता कोशिका रस से ज्यादा है, वो ज्यादा गाढ़ा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? अति पराश्रयी विलयन कहलाएगा। अब बात करते हैं हम परासरण के दो प्रकार के बारे में। अंतः परासरण क्या है और बहिः परासरण क्या है। अब मैं आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से। एक स्थिति पैदा होती है यहां पे कि अंतः परासरण, जैसे मान लो कि कोई भी एक पात्र है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कोशिका रख दी, कोशिका रखी हुई है। ठीक है, अब कोशिका के अंदर जो कोशिका रस है वो गाढ़ा है। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं अधिक सांद्र है। ठीक है, और बाहर जो विलयन भरा हुआ है पात्र के अंदर वो क्या है? कम सांद्र है। अब आप लोग बताइए कि जो विलायक के अणु होंगे वो कहां से कहां की ओर जाएंगे? बिल्कुल सही है। अब यहां पर स्थिति क्या होगी कि ये कोई पात्र है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है, और इसमें कोशिका हमने रख दी। उस कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है कोशिका रस, वो ज्यादा गाढ़ा है, अधिक सांद्र है। किसकी तुलना में? उस पात्र में भरे हुए लिक्विड की तुलना में। ठीक है, तो क्या होगा कि जो इस पात्र में जो लिक्विड भरा हुआ है इसमें से विलायक के कण कहां जाएंगे? अंदर की ओर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अंदर की ओर रस कौन सा है? कोशिका रस अधिक गाढ़ा है, अधिक सांद्र है, तो वो जब तक अंदर जाते जाएंगे जब तक कि वो सांद्रता थोड़ी कम नहीं हो जाती। किसके तुलना में? बाहर रखे हुए लिक्विड की तुलना में। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए जब तक वो बाहर के जो विलायक के कण होंगे वो अंदर की तरफ जाते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और यही चीज क्या कहलाती है? अंतः परासरण कहलाती है। यानी कि अब ये विलयन कौन सा हुआ? अल्प पराश्रयी विलयन हो गया। क्यों हो गया? डेफिनेशन समझना कि वह विलयन, इस विलयन की हम बात कर रहे हैं, वह विलयन जिसकी सांद्रता, अब इसकी जो सांद्रता है वो कोशिका रस या जीव द्रव्य से कम है ना। हमने ये लिखा ना कि ये अधिक सांद्र है, ये कम सांद्र है, डेफिनेशन बैठ रही है। तो अंतः परासरण क्या होगा कि जब कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो विलायक के कण उस विलयन से कोशिका रस में आने लगते हैं, जिससे कोशिका का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यही घटना क्या कहलाएगी? अंतः परासरण कहलाएगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? वापस से समझ लेते हैं, ये दोनों टॉपिक कवर हो गए। अंतः परासरण क्या है? तो अंतः परासरण की डेफिनेशन क्या आएगी? जब कोशिका को
अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो विलायक के अणु या कण कोशिका रस में आने लगते हैं या प्रवेश करते हैं। यह क्रिया अंतःपरासरण कहलाती है। आ रही बात समझ में? तो ये बाहर के कण जो होंगे वो कहां जाएंगे? अंदर की ओर जाना शुरू कर देंगे, और यही प्रक्रिया क्या कहला रही है? अंतःपरासरण। हम कोशिका को मानक मान के चलते हैं ना, तो अंत यानी कि कोशिका के अंदर आ रहे हैं विलायक के अणु, तो अंतःपरासरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इस प्रोसेस को हम उल्टा कर दें और तो वो चीज क्या कहलाएगी? बहिःपरासरण। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाए, ये समझ में आ गया आपको अंतःपरासरण क्या है? ठीक है, कि जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो विलायक के अणु कोशिका रस में आने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंतःपरासरण कहलाएगी। ठीक है, अब बहिःपरासरण क्या होगा? इसका दूसरा प्रकार है बहिःपरासरण। बहिःपरासरण में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जब कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है, अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका रस से विलायक के अणु बाहर विलयन में आने लगते हैं। यही क्रिया क्या कहलाएगी? बहिःपरासरण कहलाएगी। दोनों बातें समझ में आ गई। अब इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा रैंडमली देख लेते हैं। परासरण क्या प्रक्रिया है? कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो अलग अलग सांद्रता के विलयन रखे जाते हैं तो विलायक के अणु या विलायक के कण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते रहते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाती है। ठीक है, परासरण को समझने के लिए हम लोगों ने थिसिल कीप का एग्जाम्पल लिया था। थिसिल कीप क्या है? कि एक प्रकार की कीप नुमा संरचना होती है, एक कांच की नली होती है जिसके दोनों सिरे खुले रहते हैं। चौड़े वाले भाग पर हम लोग क्या करते हैं कि पार्चमेंट पेपर लगा देते हैं, जो कि एक प्रकार से अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसे हम लोग उल्टा करके ऊपर की ओर से उसमें चाशनी का गाढ़ा घोल भर देते हैं और उस पूरी थिसिल कीप को हम लोग एक पात्र में रख देते हैं जहां पर शुद्ध जल भरा हुआ है। ठीक है, या विलायक के कण बहुत सारे हैं। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि जो चाशनी हमने भरी थी, जहां पर हम लोगों ने लेवल लगाया था, वो लेवल थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, अब ऊपर की ओर क्यों बढ़ा? क्योंकि विलायक के कण कहां ज्यादा थे? उस जो हमने पात्र में भरा था उसके अंदर विलायक के कण ज्यादा थे, चाशनी के अंदर कम थे। तो विलायक के कण उस पार्चमेंट पेपर, जो हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली भी कह रहे हैं, उससे होकर के उसमें अंदर जाना शुरू कर देते हैं और जब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों का लेवल सामान्य नहीं हो जाता, जिससे हम लोगों ने जो स्तर बनाया था स्टार्टिंग में, वो स्तर थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहला रही है? परासरण कहला रही है। परासरण कितने प्रकार से होता है? कि दो प्रकार से होता है। या तो कोशिका के अंदर विलायक के अणु आ जाएं या विलायक के अणु बाहर निकल जाएं। कि विलायक के अणु जब कोशिका के अंदर आ जाएंगे, कोशिका रस में आ जाएंगे बाहर से, तो वो चीज कहलाएगी अंतःपरासरण। ठीक है, और जब विलायक के अणु या जल के अणु कोशिका रस से बाहर निकल जाते हैं तो वो चीज कहलाती है बहिःपरासरण। समझ में आ गई? अंतःपरासरण और बहिःपरासरण को समझने के लिए हमें दो वर्ड समझ में आना चाहिए कि अल्प परासरी विलयन क्या होता है और अति परासरी विलयन क्या होगा। अल्प परासरी विलयन क्या होगा? कि वह विलयन जिसकी सांद्रता
कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, यानी कि कोई भी लिक्विड है कोशिका रस की सांद्रता उससे ज्यादा होगी, यानी कि कोशिका रस में ज्यादा है, गाढ़ा है, तो वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है वो विलयन क्या कहलाएगा? अल्प पराश्रयी कहलाएगा। और इसका उल्टा कर लें कि वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होगी तो वो चीज क्या कहलाएगी? अति पराश्रयी विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ने बात की थी कि परासरण के जो दो प्रकार हैं, अंतः परासरण, बहिः परासरण कैसे होगा कि जब कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में रख रहे हैं, जिस विलयन की सांद्रता कोशिका रस से कम है, तो जो जल के अणु होते हैं या विलायक के अणु होते हैं वो कोशिका रस के अंदर आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अंतः परासरण कहलाएगी। बहिः परासरण में क्या होगा कि जब कोशिका को हम लोग अति पराश्रयी विलयन में रखेंगे जिसकी सांद्रता कोशिका रस से ज्यादा है, तो कोशिका रस के अंदर का जो जल होगा या विलायक के अणु होंगे वो बाहर विलयन में जाना शुरू कर देते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहिः परासरण कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करें कि परासरण के लाभ क्या होते हैं, पादप के अंदर परासरण कहाँ काम आता है, तो बिल्कुल काम आएगा। परासरण कैसे काम आता है हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मिलकर के टिश्यूज बनाती हैं, या हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो हैं वो एक प्रकार से क्या है, जो उत्तक है, टिश्यू है, वो क्या है? कोशिकाओं का समूह है, यानी कि कोशिकाएं आपस में चिपकी हुई अवस्था में है, आपस में समूहित हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि परासरण की प्रोसेस द्वारा ही पादपों के अंदर जल को एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि रूट हेयर्स जो होते हैं पादपों में, जो जड़ें होती हैं, जड़ के अंदर जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, वो हेयर्स क्या काम करेंगे कि मृदा से जल को एब्जॉर्ब करने का जो कार्य किया जाएगा वो इसी प्रोसेस द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी रूट है, इसका रूट हेयर्स बाहर की तरफ इस तरह से है और यहाँ पर जल के अणु पाए जा रहे हैं। ठीक है, विलायक अणु बाहर जाता है और अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उन कोशिकाओं में जो कोशिका रस है वो अधिक गाढ़ा है। ठीक है, यानी कि कौन सी स्थिति हो जाएगी? अंतः परासरण वाली स्थिति हो जाएगी। तो बाहर के जो विलायक के कण हैं वो उस कोशिका के अंदर आना शुरू कर देंगे, तो जल को जो अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाएगा वो इसी प्रोसेस द्वारा किया जाता है। पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि जल को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य भी परासरण द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पूरा स्टेम होगा इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो अटैच्ड होती हैं सारी। ठीक है, अब मान लीजिए कि जल को एब्जॉर्ब इस कोशिका ने किया, अब इसके अंदर का जो कोशिका रस है वो क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा, क्योंकि इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, जो विलायक के अणु एब्जॉर्ब कर लिए। तो ये उसके टच में दूसरी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर कोशिका रस क्या है? गाढ़ा है, तो ये क्या काम करेगी? इस विलायक के अणु को अपने अंदर आकर्षित करती है, इसमें भी अंतः परासरण होगा। फिर उसके बाद ये कोशिका भी गाढ़ी है तो ये जल को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह से जल को ऊपर की तरफ जो चढ़ाया जाता है वो इसी प्रकार से चढ़ाया जाता है। तीसरा लाभ क्या होगा कि इससे कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाती हैं, टर्जिट हो जाती हैं, यानी कि अपना आकार नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा कर लेती है, सामान्य आकार में आ जाएंगी। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो कोशिकाएं अगर सामान्य स्थिति में रहेगी, स्फीत अवस्था में रहती हैं, तो उनमें जो फंक्शंस होते हैं, कोशिकीय कार्य होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आराम से हो सकते हैं। तो उनमें जो कोशिकीय फंक्शंस होंगे वो आराम से करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। चौथी बात क्या आएगी इसके लाभ के रूप में कि जब आर्द्रता बढ़ जाती है या शुष्कता बढ़ जाती है तो यही गुण, परासरण का गुण ही पौधों को क्या करता है? जीवित अवस्था में बनाए रखता है। बात समझ में आ गई? तो ये इसके कुछ लाभ थे। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, परासरण की डेफिनेशन हो गई, इसका एग्जांपल हम लोगों ने कैसे की समझ लिया, इसके दो प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए, अंतः परासरण, बहिः परासरण, इसके लाभ हम लोगों ने देख लिए। और इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक था अल्प पराश्रयी विलयन और अति पराश्रयी विलयन, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।